आज अपन जो चर्चा करेंगे वो है इवान पेट्रोविच पावलो, है ना। मेरा साथ देंगे सारे के सारे, ऐसे नहीं साइलेंट मोड पे बैठेंगे, सारे साथ दोगे। आपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर रहे हैं अपन। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी, ये दिया किसने है? इवान पेट्रोविच पावलो। अब इवान पेट्रोविच पावलो कहाँ के थे ये तो पता ही आपको, कहाँ के हैं? रूस के। अब इवान पेट्रोविच पावलो ने 1904 में सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1904 में। तो इवान पेट्रोविच अपने आप में एक शरीर शास्त्री थे, डॉक्टर थे साहब, सर्जन थे। शरीर शास्त्री का मतलब समझ रहे हो क्या थे? एक सर्जन, डॉक्टर थे साहब, चीर फाड़ वाले। और अनुबंधन का इनको जनक माना जाता है। 1904 में इनको 1904 के अंदर द एक्सपेरिमेंटल ऑफ साइकोलॉजी, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स, इस बुक के उसके ऊपर इसको क्या मिला था? नोबेल। एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, बाकी किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो सबसे पहले शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नाम करेंगे अपन तो क्लासिकल थ्योरी किसने दिया है? इवान पेट्रोविच पावलो ने दिया। कब दिया? 1904 में दिया। क्या थी? अपने आप में एक शरीर शास्त्री। अनुबंधन का जनक किसको मानते हैं? तो पावलो को। जबकि 1904 ईस्वी को इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स, इसी पुस्तक पे इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। दूसरी है एक्सपेरिमेंटल ऑफ साइकोलॉजी। इनकी दो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स और द एक्सपेरिमेंटल ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद पावलो ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति, यानी पावलो की सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में काम में लाने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है लेस्टर एंडरसन। तो पावलो के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लाने वाला व्यक्ति कौन है? तो आप कहोगे लेस्टर एंडरसन। मेरे साथ बोलो, याद होएगा, लेस्टर एंडरसन। इसके बाद पावलो के अनुसार, पावलो ने एक अच्छी बात की, सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है। तो पूछ ले किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है? तो आप कहोगे पावलो। और आपको पता है कि पावलो ने परिभाषा भी ये दी है। क्या दिया था? कि अनुकूलित अच्छी आदतों का निर्माण अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। परिणाम स्वरूप यानी अच्छी आदतें सीखेंगे तो सीख रहे हैं, तो अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम सीखा जाता है। ये बात कौन कह रहा है? इवान पेट्रोविच पावलो। अब इवान पेट्रोविच पावलो करना कुछ चाह रहे थे, हो गया कुछ। सबसे पहले उसने क्या किया? उसने देखा कि कुत्ता किसी भी चीज को कच्चा चबा जाता है और पचा जाता है। ऐसा क्या है कुत्ते की लार में जो कच्चे भोजन को भी बाद में आराम से हजम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसको। तो उसने क्या किया? कुत्ते की पेरोटिक ग्रंथि जो थी, जिसे लार स्रावित होती है, कुत्ते की पेरोटिक ग्रंथि का लार का ऑपरेशन कर दिया और एक नली लगा दी। और जानना ये चाह रहा था कि पाचन क्रिया कैसे कर लेता है कुत्ता, भोजन को कैसे पचा लेता है। पर कर कुछ रहा था, हो गया कुछ। और वो कुछ क्या हुआ, उस बात की अपन चर्चा कर लेते हैं। ये प्रयोग आप देख ही रहे होंगे। ये कुत्ते के यहाँ पे ऑपरेशन किया पेरोटिक ग्रंथि का, और यहां से लार इसके अंदर स्रावित की गई। तो पावलो ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक से साथ जोड़ करके अनुबंधित अनुक्रिया करवाई जा सकते हैं। यही महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज स्वाभाविक उद्दीपक से होती है, वो जोड़े गए अस्वाभाविक उद्दीपक से भी वो अनुक्रिया होने लग जाती है। सिद्ध यही किया इसने अपने प्रयोग में कि स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधित होकर के, जुड़ करके या अनुबंधित करना सीख जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात थी, इन्होंने दो चीजें बताई। एक स्वाभाविक उद्दीपक, यानी आपने पढ़ा कि अनुक्रियाएं दो प्रकार की हैं, एक तो स्वाभाविक अनुक्रिया और एक होता है
अस्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया जन्मजात होती है, स्वभावगत होती है। जैसे आप भोजन देखते हो, मुख में अपने आप ही लार आ जाते हैं, ये सब क्या है? स्वाभाविक है, स्वाभाविक चीजें होती हैं। अर्जित में जैसे आपको जैसे भय लगता है, आपको क्रोध कर लेते हो, आप प्रेम कर लेते हो, ये सब क्या है? अर्जित। ये जन्म से नहीं होती। अस्वाभाविक अनुक्रिया हमेशा क्या होती है? अर्जित। और इनकी इसने कहीं चर्चा नहीं की, ये सिर्फ सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? स्वाभाविक है। जबकि पावलो के अनुसार अनुक्रियाएं दो प्रकार की हैं, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक क्या होगी? जन्मजात। अस्वाभाविक होगी अर्जित। अर्जित जैसे है आपका भय है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, सब क्या है? हमारे जो इमोशन है सारे क्या है? अर्जित है। इसके बाद देखो स्वाभाविक उद्दीपक में इन्होंने क्या लिया है? स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस UCS, या सीधा लिख सकते हैं इसको US। अनकंडीशनल स्टिमुलस US यानी भोजन, क्या है? भोजन। और अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कृत्रिम उद्दीपक के रूप, कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में इन्होंने लिया है। अब देखो कंडीशनल स्टिमुलस, याद यही रखना है कि स्वाभाविक उद्दीपक को तो इन्होंने क्या कहा है? UCS या फिर US। CS नहीं, US। तो अपनी NCERT बुक में US लिखा है। क्या लिखा है? US। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस UCS या फिर US भोजन हो सकता है। अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कृत्रिम उद्दीपक के रूप में क्या होगा? अपने यहाँ पे घंटी होगी। क्या होगी? घंटी। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगी कि स्वाभाविक अनुक्रिया वही होगी जो भोजन को देखकर क्या आ जाए? सीधी लार। यानी स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया होना। स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया होना, तो क्या है? वो लार है। पर अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, कोई अनुक्रिया स्वाभाविक अनुक्रिया ही कर रहा है, तो वो हो जाएगी आपकी अनुकूलित अनुक्रिया यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स। अनुक्रिया को अपन रिस्पॉन्स कहेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में तो क्या लिया है? UCS के रूप में तो क्या है? भोजन। और अस्वाभाविक उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक, कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में क्या है? क्या है? CS जिसमें घंटी है। और स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स के रूप में UCR या सिर्फ UR। UCR या फिर UR क्या होगी? लार। अब जो क्रिया भोजन, घंटी को देख, भोजन को देखकर लार का आना, वो तो स्वाभाविक है, वो तो क्या है? स्वाभाविक। फिर इसने क्या जोड़ा? अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कृत्रिम उद्दीपक, घंटी से वो क्रिया होने लगी तो उसको कहेंगे अनुकूलित अनुक्रिया। क्या बोलेंगे? CR। क्या लिखेंगे इसको? CR लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? CR। बात समझ में आई? इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये चीज समझना बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। देखो स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में सबसे पहले क्या लिया है? भोजन। कंडीशनल स्टिमुलस UCS या फिर US। UCS या US। अब भोजन को देखना और कुत्ते के मुख में क्या आना? लार आना, तो ये क्या होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया UCR। और UCR में क्या है? यहाँ पे लार का स्राव। अब सुनना, अब भोजन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? भोजन। भोजन के साथ घंटी को प्रस्तुत किया जा रहा है। भोजन आपका UCS है। भोजन क्या है? UCS यानी अनकंडीशनल है स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ है कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी को जोड़ दिया जाए। आपको ये इसीलिए बताया था ये कि आप ध्यान रखिएगा, ये आगे ये काम आएंगी ये चीजें। एक तो है अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी, जिसको क्या लिखेंगे अपन? CS। भोजन से लार का स्राव आना तो सिर्फ अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, तो क्या होगा? UCR या फिर UR। ठीक है ना?
तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद देखिएगा स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, भोजन को देखकर कुत्ते के मुख में क्या आना, लार का आना। अब क्या किया, भोजन यूसीएस, फिर घंटी सीएस कंडीशनल स्टिमुलस। अब भोजन के साथ घंटी प्रस्तुत किया गया, भोजन के साथ घंटी को प्रस्तुत किया जा रहा है, फिर भी कुत्ते के मुख से क्या आ रही है, लार। लार आ रही है मतलब यू सी आर या फिर यू आर, यानी फिर भी क्या है, वही स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। पर यहां पे प्रश्न ये बनेगा कि भोजन के बाद घंटी प्रस्तुत करना, भोजन के बाद घंटी प्रस्तुत करना, या पर भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है, तो आप कहोगे अनानुबंधित उद्दीपक, यानी ये तो स्वाभाविक है, इसका कोई अनुबंधन नहीं करना है। भोजन के साथ घंटी प्रस्तुत करना, कुत्ते के मुख से लार आना, यहां पर भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है, तो आप कहोगे साहब कि यूसीएस, यूसीएस यानी स्वाभाविक उद्दीपक है। ये स्वाभाविक ऑप्शन में नहीं आएगा। स्वाभाविक मतलब जो चीजें स्वभावगत होती हैं वो अनुबंधित थोड़ी हो रही हैं, वो स्वभावगत हो ही रही हैं, वो चीजें तो स्वभावगत होती हैं, इसका मतलब उसका कोई अनुबंधन नहीं करना, वो तो स्वभावगत होती है। तो क्या होगा, अनानुबंधित उद्दीपक। क्या बोला मैंने, भोजन के साथ घंटी को प्रस्तुत करना और कुत्ते के मुख से लार का स्रावित होना, यहां पर भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है, तो आप कहोगे अनानुबंधित उद्दीपक है। ओके, इसके बाद दूसरी बात, दूसरा प्रश्न यहां पे बनाएगा कि पावलो के अनुसार भोजन के बाद घंटी का प्रस्तुत करना और कुत्ते के मुख से लार का आना, यहाँ पे कुत्ते घंटी किस प्रकार का उद्दीपक है, क्योंकि घंटी को उसके साथ क्या करना है, अनुबंधित करना है, तो किस प्रकार का उद्दीपक होगा, अनुबंधित उद्दीपक है। यानी घंटी भोजन को किसके स्थान पर अनुबंधित करना है, अनुबंध का मतलब उस चीज को हटाना, उसका स्थान दूसरा ले लेना, समझ रहे हो। भोजन को हटाकर भोजन से जो क्रिया हो रही थी वो अब क्रिया किससे हो जाए, किससे, घंटी से हो जाए, यही तो अनुबंधन है। तो आप याद रखिएगा, भोजन और घंटी के दोनों साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वहां पे भोजन किस प्रकार का है, अनानुबंधित, और घंटी किस प्रकार का है, अनुबंधित, अनुबंधित उद्दीपक है। याद रहेगी बात। इसके बाद देखो दोनों एक प्रश्न और बना दिया जाए कि भोजन और घंटी, भोजन और घंटी दोनों एक साथ प्रस्तुत की जाए, दोनों एक साथ प्रस्तुत की जाए, तो यहाँ पे किस प्रकार का अनुबंधन हो रहा है, तो आप कहोगे समकालिक, यानी भोजन के साथ घंटी प्रस्तुत किया जा रहा है साथ साथ है, तो क्या कौन सा अनुबंधित होगा, अनुबंधन होगा समकालिक। परंतु पहले भोजन प्रस्तुत किया जाए, पहले भोजन प्रस्तुत किया जाए और फिर कुत्ते के सामने क्या बजाई जाए, घंटी बजाई जाए, तो क्या होगा, क्या होगा, यहां होगा, ये थोड़ा चेंज करना है, ये होगा आपका विलंबकालिक। पहले घंटी फिर भोजन, तो क्या होगा, विलंबकालिक, विलंबकालिक, ठीक है। यानी भोजन और घंटी साथ साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो समकालिक, और पहले घंटी फिर भोजन प्रस्तुत किया जा रहा है तो विलंबकालिक। परंतु पहले भोजन प्रस्तुत किया गया, नहीं, पहले घंटी प्रस्तुत किया गया और घंटी के प्रभाव समाप्त होने के बाद भोजन प्रस्तुत किया गया, या होगा, या होगा दीर्घकालिक। भोजन और घंटी दोनों साथ साथ हैं तो समकालिक, भोजन पहले घंटी बाद तो विलंबकालिक। अब पहले तो घंटी प्रस्तुत की जा रही है और घंटी का प्रभाव जब तक समाप्त नहीं हो जाए उसके बाद भोजन प्रस्तुत करना है, तो यहां पे होगा दीर्घकालिक। अब कुत्ता समझ रहा है कि यार घंटी बजेगी और क्या आएगा, भोजन। उसने क्या किया, पहले भोजन और घंटी दोनों साथ साथ रखे, रखे कि नहीं रखे, दोनों साथ साथ रखे, रखे। उसके बाद उसने क्या किया, पहले भोजन रख दिया
और फिर घंटी साथ साथ बजाता रहा और भोजन कुत्ता खाता रहा, है ना, कुत्ता भोजन करता रहा। फिर क्या किया उसने, पहले घंटी बजानी शुरू कर दी, अब कुत्ता लक 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 करता रहा, है ना, और बाद में कुत्ते के सामने क्या रख दिया, भोजन। अब कुत्ते के समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता भी काम आ रही है कि शायद घंटी के प्रभाव, घंटी के बाद ही भोजन आएगा, है ना, घंटी के बाद ही क्या आना है, भोजन, है ना। दैनिक जीवन में पावलोव का सिद्धांत का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। बताऊंगा कैसे आगे, है ना। घंटी बजी, भीतर से तबला लेके आई, मोटरसाइकिल से दूध देने आती है। गाँव में तो गाय भैंस दूध देती है, शहर के अंदर मोटरसाइकिलें दूध देती हैं सब। आजकल तो कहते हैं टेम्पो भी दूध दे रहे हैं, है ना, गाड़ियां भी दूध देती हैं, लेके आते हैं दूध गाँव से। तो वहां पे पहले भोजन का, घंटी का प्रभाव जब समाप्त हो जाए उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, दीर्घकालिक अनुबंधन। तो बात समझ में आई। इसके बाद देखिएगा, जैसा कि घंटी के प्रभाव समाप्त होने के उपरांत भोजन देना, यहां पे क्या होगा, दीर्घकालिक अनुबंधन होगा। अब लास्ट में क्या करता है पावलोव, घंटी बजाता रहता, घंटी बजाता रहता और कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत नहीं करता, भोजन कुत्ते के सामने प्रस्तुत नहीं करता, और कुत्ते के मुख से लार आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है जो क्रिया भोजन से हो रही थी वो क्रिया किससे होने लग गई, किससे, घंटी से होने लग गई। अब घंटी से होने लगी यानी भोजन को वहां से प्रतिस्थापित करके भोजन वहां से प्रतिस्थापित हो गया और उसका स्थान किसने ले लिया, घंटी ने, घंटी ने स्थान ले लिया, लिया कि नहीं, अनुबंधन हो गया, अनुबंधन हो गया। यही तो उसने सिद्ध किया कि जो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक से होती है वह अनुक्रिया जोड़े गए अस्वाभाविक उद्दीपक से भी करवाई जा सकती है, परंतु बार बार करवाओगे तो यह अनुक्रिया रुक भी जाती है ना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो बात है, हम इस सिद्धांत के जो हमने बातें सीखी, इस सिद्धांत के नाम पढ़ेंगे हम, सिद्धांत के उपनाम। सीधी सी बात है कि क्लासिकल थ्योरी, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है, क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन। अब देखो अपने अनुबंधन की परंपरा जो है ये जन्मजात ही होती है। क्या होती है, जन्मजात। स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया स्वभावगत ही होती है, जन्मजात होती है, कुछ क्रियाएं अनुक्रियाएं होती है। इसका मतलब ये प्राचीन काल से चली आ रही है, पुरातन काल से चला है, प्राचीन पुरातन, तो इसका नाम पड़ जाएगा पुरातन। परंपरागत होता है, स्वाभाविक बात है। अनुबंधन का सिद्धांत दिए हैं तो अनुबंधन का सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया यानी जोड़े गए उद्दीपक के साथ वो अनुकूलित हो जाती है, तो सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया, अनुकूलित अनुक्रिया। अब देखो प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है, प्रत्यावर्तन, संबंध प्रत्यावर्तन, यानी घंटी ने भोजन को वहां से प्रतिस्थापित कर दिया, प्रत्यावर्तन हो गया, यानी वो वहां से उठकर, वैसे प्रत्यावर्तन का मतलब लौट के आना भी होता है, प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है, लौटना भी होता है। तो संबंध हो गया उसके साथ, भोजन का घंटी के साथ क्या हो गया, भोजन का घंटी के साथ संबंध हुआ और भोजन वहां से हटा लिया गया और वह अनुक्रिया किससे होने लगी, घंटी से। इसलिए सिद्धांत का नाम क्या रहेगा, प्रतिस्थापक। अब देखिएगा उद्दीपक क्या था, उद्दीपक यानी उद्दीपक दो प्रकार के लिए, एक तो स्वाभाविक और एक है अस्वाभाविक, स्वाभाविक और है अस्वाभाविक। तो स्वाभाविक हो चाहे अस्वाभाविक हो, अस्वाभाविक उद्दीपक का अनुबंधन हुआ कि नहीं हुआ, घंटी का उस लार के साथ संबंध हुआ, अनुबंधन हुआ, इसलिए इस सिद्धांत को नाम क्या कहेंगे, उद्दीपक है अनुबंधन सिद्धांत। उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत है तो उद्दीपक को अपन क्या कहते हैं, स्टिमुलस, तो क्या कहेंगे एस अनुबंधन सिद्धांत या फिर एस टाइप थ्योरी। एस आर नहीं, एस आर तो थांडाइक ने दी है, आर एस स्किनर ने दी है, आर एस स्किनर ने दी है, इसीलिए आर टाइप जो अनुबंधन है वो स्किनर का है, जबकि एस टाइप अनुबंधन जो है पावलोव का है। याद रखिए एस आर थांडाइक, आर एस स्किनर, और एस टाइप अनुबंधन, एस टाइप सिद्धांत या एस टाइप थ्योरी पावलोव की, और आर टाइप थ्योरी और आर टाइप अनुबंधन की बात करें तो
स्किनर। इसके बाद प्रतिवादी अनुबंधन, प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन। कुछ बातें अलग है। स्किनर ने क्या क्या, देखो आप याद रखिए, ऐसा नहीं करेंगे कि अनुबंधन का नाम आते ही हम क्या कर दें पाउलो, ना जी ना, बिल्कुल भूल कर भी ऐसा ना करें। अनुबंधन का नाम आता है कौन सा, प्राचीन पुरातन क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का नाम आए, या फिर अनुकूलित अनुक्रिया आए, या संबंध प्रत्यावर्तन अनुबंधन आए, प्रतिस्थापक अनुबंधन आए, या फिर उद्दीपक अनुबंधन आए, एस टाइप अनुबंधन बोले, या फिर एस टाइप थ्योरी बोले, या फिर प्रतिवादी प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन बोले। ये तो अनुबंधन के नाम से आए तो करना है पाउलो। आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में सीधा सा कई बार क्या करता है, सिद्धांत का नाम देता है और पूछ लेता किसने दिया है। पर अनुबंधन से आप इस बात को फिक्स ना करें कि भैया ये तो पाउलो का ही है, नहीं नहीं नहीं, ये स्किनर की भी अनुबंधन से है। जैसे आर टाइप थ्योरी किसने दी है, स्किनर ने। आर टाइप अनुबंधन उसका हो गया। आर टाइप अनुबंधन कहेंगे उत्सर्जित, निर्गमित और साधनात्मक सक्रिय और क्रिया प्रसूत। ये बातें आप डिटेल से हम थोड़ा चर्चा करेंगे आगे चल के। थार्नडाइक और स्किनर, थार्नडाइक और स्किनर में थोड़ा सा तुलना करेंगे तब ये बातें आएंगी। उत्सर्जित निर्गमित क्या होता है? उत्सर्जित वो अनुबंधन होता है जैसे कोई उद्दीपक आपके सामने नहीं है, फिर भी आप अनुक्रिया कोई ना कोई व्यवहार कर रहे हो, कोई ना कोई व्यवहार कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा? उत्सर्जित। और जो की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है? निर्गमित। तो आर टाइप अनुबंधन, आर टाइप अनुबंधन या उत्सर्जित अनुबंधन, निर्गमित, साधनात्मक और सक्रिय और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये नाम आए तो क्या करने हैं? स्किनर। अनुबंधन का नाम आते ही आप गलती से भी पाउलो नहीं करना है। अगर उसने कह दिया आर टाइप अनुबंधन किसका है? स्किनर का। आर एस अनुबंधन किसका है? स्किनर का। उत्सर्जित निर्गमित किसने दिया है? साधनात्मक, सक्रिय और क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया है? स्किनर ने। तो मुझे लगता है कि बात आपको अच्छे से याद रहेगी। आप मेरे साथ नहीं दे रहे, बोल नहीं रहे आप लोग हैं। या तो आपका माथू बड़का है या तो सिर पट्टे है, कौन सो मानो? दोनों ठीक है। को माथू बचका है, इनको सिर पट्टा है, मन कौन करे पढ़ने करे? तो बोलो फिर, साथ क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? बोला करो आप लोग, याद नहीं करना क्या आपको? एटीएम चाहिए ना? हैं, सही है ना? हाँ, जिसके पास मोबाइल है उसको मोबाइल भी चाहिए, ठीक नहीं? बाद में मोबाइल भी दोगा खुद का, हैं? अब देखो कुछ शब्दावली याद रखेगा। विलोपन। विलोपन क्या होता है? जब CS का मतलब समझ रहे हो? कृत्रिम उद्दीपक। कंडीशनल है स्टिमुलस, मतलब है घंटी। अगर आप घंटी का लगातार प्रयोग करोगे और कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत नहीं करोगे तो क्या कुत्ते के मुख से लार आनी रहेगी, लगातार रहेगी? नहीं, वो लार आने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, विलोपन हो जाएगा उसका। क्या हो जाएगा? विलोपन। क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा। अर्थात जब कृत्रिम उद्दीपक का लगातार प्रयोग किया जाए तो जो आपने CR मतलब अनुकूलित अनुक्रिया जो करवाई थी, जो लार आना शुरू हो रही थी, वो क्या हो जाएगी? बंद। और उसे क्या कहेंगे? विलोपन। अर्थात कृत्रिम उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक दे देना चाहिए, अन्यथा विलोपन की प्रक्रिया हो जाएगी। विलोपन की प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे मान लो कक्षा में एक लड़का हो और उसको कहे हाँ भाई बबलू खड़ा हो, जाए चाय लेके आ। अब बबलू को 2 दिन कहा, तीसरे दिन बबलू उठा और बबलू सीधा खड़ा हो गया। अब बबलू कहे अरे तने चा बनाने खातर को नहीं और पानी को गिलास ही लिया है। तो दूसरे दिन अगले दिन मैं को बबलू, तो वो कहे के पानी ले चा ले, तो की ना लिया, ये पेन उठा के लिया, यानी वो अनुक्रिया रुक गई। अन्यथा किसी को भी एक बार नाम दे दो आप और उसको बोल दो वो काम करना, कहते ही खड़ा हो जाएगा और वो काम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अनुक्रिया हो रही है, वो स्वभावगत हो गई, वो अनुबंधित हो गई। अब देखो स्वतः पुनर्स्थापना। स्वतः पुनर्स्थापना का मतलब होता है जो चीजें विलुप्त हो गई, जो चीजें विलुप्त हो चुकी हैं, जो अनुक्रिया होना बंद हो गई थी, उसी अनुक्रिया को दोबारा कर लेना। तो मान लो कि पाउलो ने ऐसा किया हो और कुत्ते के सामने एक दिन घंटी बजाता रहा, भोजन नहीं दिया हो,
तो दूसरे दिन चाहे भले ही कुत्ते के सामने घंटी बजाता रहे, कुत्ते के मुख से लारे नहीं आएगा। इसका मतलब उसको वो पुनः प्रक्रिया दोहराने करनी पड़ेगी। भोजन और घंटी फिर साथ साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा, फिर घंटी के प्रभाव समाप्त होने के बाद फिर भोजन देना पड़ेगा, फिर वो अनुक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। इसको ही क्या कहेंगे? पुनर्स्थापना। एग्जाम्पल आ सकते हैं इससे, जैसे एक बालक ने सांप का डर खत्म कर लिया, डर नहीं लगता उसको सांप का, किसी का भी डर खत्म कर लिया, डर नहीं है। एक दिन क्या हुआ, अन्यथा तो सांप को भी बरमस, रस्सी को भी सांप समझ लेता है। एक बालक ने सांप का भय दूर कर लिया, परंतु एक दिन अचानक उसने क्या किया, अपने बिस्तर के ऊपर सांप देखा तो पुनः भय उसके दिमाग में बैठ गया, तो पुनर्स्थापना होगी। पुनर्स्थापना, जो चीज हट गई और उसको देखकर दोबारा आ जाए तो क्या होगा? पुनर्स्थापना। अवरोध का मतलब बाधा होता है। सोचो कि पावलो जब कुत्ते के ऊपर प्रयोग कर रहा था और जब घंटी बजा रहा था और पावलो की घरवाली कहे, बाबू सुन रहे हो क्या? तो कुत्ता तुरंत कान खींचने जाओ मैडम साहब की तरफ। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इसका मतलब है अगर विरोधी कोई अलग से कोई अन्य उद्दीपक बीच में कोई कार्य करने लग जाए या अन्य उद्दीपकों की उपस्थिति हो जाए तो अनुबंधन की प्रक्रिया रुक जाएगी। अनुबंधन की प्रक्रिया रुक जाएगी। अवरोध का मतलब ही बाधा आना, रोकना है। अगर पावलो प्रयोग कर रहा है और उस समय कोई बाहर से और आवाज आ गई, मान लो घंटी बजा रहा, हॉर्न की आवाज आ गई, घंटी बजा रहा, किसी म्यूजिक की आवाज आ गई, तो क्या वो अनुबंधन हो पाता? नहीं हो पाता। अवरोध का मतलब यहाँ पे रुकना होता है। जब भोजन और घंटी अनुबंधित किया जा रहा हो तब अन्य कोई आवाज आ रही हो तो अनुबंधन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रुक, बंद हो जाएगी। अनुबंधन की प्रक्रिया नहीं होगी, अनुबंधन नहीं किया जा सकता। अब देखो सामान्यीकरण, ये कुछ बातें याद रखिएगा। सामान्यीकरण क्या है? समान विशेषता वाली वस्तुओं में के प्रति समान प्रतिक्रिया दर्शाना। समान विशेषता वाली वस्तु के साथ समान प्रतिक्रिया दर्शाना। जैसे नॉर्मल से आपके मोबाइल में एक रिंग है ना, और आपका मोबाइल आपकी जेब में है कि नहीं? और आपको अपने मोबाइल की रिंग सुन करके तुरंत उठते हो, भागते हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, पता नहीं फोन मम्मा ना उठा ले, पापा ना उठा ले, है मेरे को ही बात करनी है। और अचानक से जैसे आप सफर कर रहे थे, है ना, सफर कर रहे थे, सफर में वही रिंग किसी दूसरे मोबाइल में बजी, आप तुरंत अपने वाले के हाथ लगाते हैं क्या? ऐसे कि मेरे वाला है, बाद में सोचते हैं नहीं तेरे वाला तो नहीं है, किसी और का ही बज रहा है। होता है क्या ऐसा? यानी समान विशेषता वाली वस्तु के प्रति हमारी समान प्रतिक्रिया होती है। कोई आपका नाम पुकारता है ना, कोई और का ही नाम पुकारा आप और वो भी नाम आपका है, तो कोई आवाज देता है तो आप पीछे तुरंत देखते हो ना, बबलू, तो बबलू तुरंत देखता है, सोचता कि यार मेरा तो कोई जानकारी नहीं, फिर आवाज लाई बबलू रे, फिर देखो यार कोई है ही नहीं जानकार अपना, तो क्यों ऐसा होता है? तो समान प्रतिक्रिया होती है। अब ये कहता है विभेदन। क्या? विभेदन। दो समान कृत्रिम उद्दीपक में भी कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं। जैसे घंटी की आवाज अलग होती है, सायरन की आवाज अलग होती है, सीटी की आवाजें अलग होती है कि नहीं होती? तो विभेद का मतलब, विभेदन का मतलब अलग अलग ध्वनियां, कोई भी दो समान कृत्रिम हो। देखो कई बार ये मार्केट के अंदर है, लेके चलते हैं साइकिल वाले, वो बजाते हैं, भोपू भोपू करते हैं ना, तो आप तुरंत निकलता, बच्चा तो सुनते ही तुरंत निकलता है भोपू भोपू, चाहे कोई भी आए, है ना, उसको लगता है कि क्या शायद आइसक्रीम वाला आ गया होगा, है कि नहीं? बच्चा ऐसा करता है, आप भी करते थे जो छोटी थे, आप भी करते थे छोटे थे तब, है ना, है कि नहीं? वो जैसे ही क्यों करता है, वो आवाज थोड़ी लगाता है, वो बजाता है, बच्चा तुरंत बाहर निकल के आता है, उसको पता है, उसने पहले देखा है। और एक दिन वहां पे हॉर्न बजा रहा है तो बच्चा ऐसा बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। विभेदन होता है उसके अंदर। अब शास्त्रीय अनुबंधन के अनुसार कुछ उपनियम है, कुछ उपनियम या कुछ उपेय सिद्धांत। जैसे एक है एकरूपता, एक है पुनरावृत्ति और एक है उत्तेजन का नियम। अब एकरूपता का तो मतलब ही समझ रहे हो कि अनुबंधन की प्रक्रिया उस परिस्थिति में सदृढ़ होती है
जब एक ही प्रयोग या एक ही क्रिया को एक रूपता के साथ कई दिनों तक दोहराया जाए। जैसे ये नहीं कि आज ही किया आज ही अनुबंधन हो गया। जैसे मान लो कि मैं प्रवीण को कहता हूं जा प्रवीण खड़ा हो यार चाय लेके आ, फिर दूसरे दिन कहता यार जा प्रवीण जा ना यार चाय लेके आ। अब प्रवीण 2 दिन हो गया, तीसरे दिन मैं कहूँगा प्रवीण रे, प्रवीण तुरंत खड़ा हो जाता है और चला जाता है। इसका मतलब कई दिनों तक एक रूपता दोहरानी पड़ेगी। अलग नहीं कि एक दिन तो इसे मैं चाय मंगवाऊं, एक दिन इसे मैं पानी मंगवाऊं, एक दिन मैं कहूँ यार वो लेके आना वो पेन रह गया या कॉपी लेके आ, है ना, या पेन ड्राइव लेके आ। तो ऐसे में क्या करेंगे, वो एक रूपता नहीं है। एक रूपता नहीं है तो अनुबंधन नहीं होगा, एक रूपता होनी जरूरी है। तो एक रूपता का सिद्धांत ये कहता है कि अनुबंधन की प्रक्रिया उसी स्थिति में सहदृढ़ होती है जब एक प्रक्रिया को या एक ही प्रयोग को एक साथ कई दिनों तक दोहराया जाए, ये तो एक रूपता है। इसके बाद है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार, किसी भी क्रिया को बार बार करने से वो क्रिया स्वभावगत हो जाती है। कोई भी प्रक्रिया अगर बार बार करोगे तो अपने आप ही क्या आ जाएगी, आपके स्वभावगत हो जाएगी। दोनों उद्दीपक साथ साथ बहुत बार प्रयोग किए जाए तो अपने आप ही वो सब अवगत हो गई कि भी भोजन आए, घंटी बंद होएगी और भोजन आएगा। तो वो क्या हो गया, आपका पुनरावृत्ति का नियम। इसके बाद देखो उत्तेजन का नियम। कौन सा, उत्तेजन। यानी उत्तेजन में आपने यूएस या फिर यूसीएस या फिर यूएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल स्टिमुलस घंटी, ये क्या होगी यहाँ पे घंटी, और ये क्या होगा यहाँ पे भोजन। भोजन में उत्तेजना बढ़ती है। अगर भोजन वहां पे रखा नहीं गया होता और घंटी बजाई जाती तो उत्तेजन की प्रक्रिया नहीं होती। यानी भले ही कुत्ते को भोजन करवाया नहीं जाए, कुत्ते के सामने भोजन रखा है, घंटी बजाया जा रहा है, अब कुत्ता उत्तेजन किससे हो रहा है, उसे भोजन को देखकर। किसको देखकर है, भोजन को, है ना। तो उत्तेजन का नियम। इसके बाद देखिएगा अगला, इसी के ऊपर है कुछ वाटसन ने प्रयोग किया। किसने, वाटसन। अब वाटसन ने, देखो वाटसन ने भी अनुबंधन पे एक छोटा सा प्रयोग किया। वाटसन का एक बच्चा है जिसका नाम अल्बर्ट है। क्या है, अल्बर्ट। वाटसन ने अपने 11 माह के, 11 वर्षीय नहीं है, 11 माह के बच्चे अल्बर्ट एक प्रयोग किया। एक दिन उसने देखा कि बच्चा खरगोश को देख करके, या इस हथौड़ी की आवाज को सुन करके या तीव्र ध्वनि सुन करके बच्चा डर रहा है। उन्होंने क्या किया कि बालकों में भय, घृणा, प्रेम, अच्छी आदतों का विकास अनुबंधन के द्वारा करवाया जा सकता है। ये बात पावलो निवार्सन कैसे साबित करते हैं वो सुनो। एक खरगोश है और बच्चा वहां पे अल्बर्ट है। खरगोश के साथ बच्चा खेल रहा है, खरगोश के साथ बच्चा खेल रहा है। वहीं पर वाटसन काम कर रहा है हथौड़े से, और जैसे ही हथौड़े की आवाज लगाई और बच्चा चिल्लाया, वाटसन ने सोचा यार ये तो हथौड़े की आवाज से तो ये डर रहा है, भय इसको। क्या है, भय। देखते हैं प्रयोग करते हैं कि क्या तो ये भय निकल जाएगा या फिर भय बैठ जाएगा। इसी प्रयोग के बाद उन्होंने कहा था मुझे 3 वर्षीय बच्चा दीजिए, मैं उसको वैसा बना दूंगा जैसा आप चाहते हो। सबसे पहले उन्होंने खरगोश को देखा, खरगोश से बच्चा खेल रहा है, बच्चा बिल्कुल शांत है। दूसरी बार उन्होंने हथौड़ी की आवाज लगाई, अल्बर्ट जो था डर के कारण रोया, चिल्लायो, बुकरड़ा मारिया। यानी बच्चा है और उस तेज ध्वनि के कारण बच्चा डर के कारण रो रहा है। फिर क्या किया उसने, खरगोश और हथौड़ा, बच्चा जब खरगोश के साथ खेल रहा था, ये देखो इसके साथ पहले शांत है, खेल रहा है, दूसरे में इसमें देखो खरगोश और हथौड़े की आवाज, बच्चा खरगोश के साथ खेल रहा था, बच्चे को पीछे से हथौड़ी की आवाज दी तो बच्चा क्या हुआ, रोने लगा। किससे, इस हथौड़ी की आवाज से। जैसे ही बच्चा खरगोश के आगे बढ़ता है पीछे से आवाज लगा दी जाती है, बच्चा रुक जाता है और रोने लग जाता है। अंत में उसने क्या किया कि प्रयोग को दोहराता रहा और अंत उन्हें बच्चे देखा
ये प्रक्रिया होती रही कि बच्चा जब भी खरगोश की ओर बढ़ता आवाज लगा देता, बच्चा रोता। बाद में क्या किया कि उसके सामने खरगोश रखा तो बच्चा खरगोश को देखते ही रोआ। क्यों भाई, क्यों रोया बच्चा? उसको लग रहा था कि आवाज ही खरगोश की वजह से आ रही है। किसकी वजह से? खरगोश। तो उस खरगोश के साथ, खरगोश को साथ हथौड़े की आवाज क्या होगी? अनुबंधित होगी। हथौड़े की आवाज क्या हो जाती है? अनुबंधित। खरगोश को देखकर बच्चा शांत है, हथौड़ी की आवाज से डर रहा है। फिर खरगोश से के साथ जब बच्चा खेल रहा होता है पीछे से आवाज लगा देता है हथौड़े की। जब भी बच्चा खरगोश की ओर जाता है हथौड़ी की आवाज लगा दी जाती है, बच्चा तुरंत पीछे मुड़ जाता है, रोता है। बाद में देखा कि खरगोश अचानक उसके सामने रखा गया तो बच्चा चिल्लाया। इसका मतलब है हथौड़ी की आवाज उस खरगोश के साथ अनुबंधित हो चुकी है। बाद में प्रयोग चेंज किए, खुद ने सेंटा क्लॉज का रूप ले लिया। किसने? थॉर्नडाइक ने, नहीं सॉरी वाटसन ने। वाटसन सेंटा क्लॉज बन जाता है। अब बच्चे के सामने प्रस्तुत हो जाता है, बच्चा देखकर उसको भी रोता है। क्यों? क्योंकि सेंटा क्लॉज के कान खरगोश के जैसे ही लग रहे थे, है ना, तो वो उसको देखकर रोया। तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है? अनुबंधन। तो सेंटा क्लॉज को देखने पर अल्बर्ट रोना, क्योंकि सेंटा क्लॉज के कान भी अल्बर्ट को खरगोश के जैसे लगे, तो वो आवाज भी क्या होती थी उसके साथ अनुबंधित। इसका मतलब बच्चे में भय, प्रेम, घृणा, अच्छी आदतों का निर्माण अनुबंधन के द्वारा करवाया जा सकता है। ऐसा कौन कहता है? वाटसन। इसके बाद देखिए, अब कुछ बातें हैं। अपना ये सिद्धांत जो है क्रिया की पुनरावृत्ति पे बल देता है कि किसी भी क्रिया को बार बार नहीं करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तब तक अनुबंधन नहीं होगा। तो क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है और व्यवहार दृष्टिकोण को परिवर्तन करने का सर्वोत्तम सिद्धांत माना जाता। परंतु कई दफा बालकों में अवांछित परिवर्तन होने का भय रहता है। व्यवहार दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का सर्वोत्तम सिद्धांत कहें तो आप पावलो का सिद्धांत कहेंगे। किसका? पावलो का सिद्धांत। विद्यालय में बालक झूठ बोलना, गाली झगड़ा करना, अवांछित परिवर्तन सीख जाता है। इसके पीछे रीजन भी पावलो का सिद्धांत। कैसे? अभी बता रहा हूं। एक बच्चा गाली दे रहा था और गाली देने वाले बच्चे को देखा तो बगल वाले बच्चे ताली दे रहे थे, तो बच्चे सीख गए, है कि नहीं? एक बच्चा झगड़ा कर रहा था तो उस बच्चे को कहा बढ़िया किया तूने, बहुत बढ़िया किया, तो बच्चा अवांछित परिवर्तन। व्यवहार और दृष्टिकोण को बदलने का सर्वोत्तम सिद्धांत माना जाता है, परंतु कई बार अवांछित परिवर्तन होने का भी क्या रहता है? भय रहता है। दैनिक जीवन में इसके उपयोग देखो। जैसे लाल रंग देख करके आप समझ जाते हो क्या है? खतरा है। ट्रैफिक सिग्नल देखकर आप समझ जाते हो कि चलना है या फिर रुकना है। माता के द्वारा आंखें निकाली या करते ही जो समझ जाए कटिंग करते हैं तो गलती कर दिया, आज जानना ही तू छेता है वो तेरा डंको ठोकेगा, ये है कि नहीं? समझ जाते हो आप। किसी का आवाज लगाई पीछे से, आप मुड़ के देखते हो। आपको क्या पता आपका नाम बबलू है, आपको क्या पता आपका नाम राधा है, आपको क्या पता आपका नाम सीता है, आपको कैसा पता आपके नाम रुक्मणी है? इसका मतलब आपके नाम अनुबंधन हुए हैं। पहले क्या हुए हैं? अनुबंधन। दूध का जला छाछ को फूंक मार के पीता है। जैसे बच्चे के सामने हम गर्म ठंडे का एहसास कराते हैं, बेटा देख दिखा गर्म है ठंडा है, और मान लो कि गर्म दूध से वो जल गया, उसके बाद उसके सामने अगर छाछ भी रख दी जाए तो बच्चा डरेगा कि कहीं दूध तो नहीं है, कहीं दूध तो नहीं है। इसके बाद अंधेरे से डर लगना, अंधेरे से डर लगना, ये क्या होगा? ये इसके दैनिक जीवन में हम जो काम में लेते हैं, दैनिक जीवन के अंदर, ये पावलो के सिद्धांत है। अब देखो आलोचना देखिए, ये सिद्धांत जो है इसमें ना तो कहीं तर्क की, ना कहीं चिंतन की, ना कहीं मनन की, कहीं बात नहीं होती। इसका मतलब मानव के विवेक, तर्क, चिंतन, मनन की इसमें क्या हो रही है? अवहेलना। ये इसके दोष है, कुछ आलोचनाएं हैं। मानव को यांत्रिक बना दिया है कि भैया मानव तो क्या एक मशीन है, और वैसे आज मानव यांत्रिक हो गया क्योंकि मोबाइल इंसान को चला रहा है ना? चला रहा नहीं, वो यही तो है थॉर्नडाइक की ये सॉरी पावलो के अकॉर्डिंग, है ना?
तो मानव को यांत्रिक बना दिया, इसका मतलब तर्क चिंतन मनन कहीं काम में नहीं ले रहा। सरल विषय वाटसन की है, सॉरी वाटसन नहीं, वाटसन कहाँ, पावलो बता रहा हूँ, वाटसन कहाँ हो गया, पावलो बीच में तो वाटसन का तो प्रयोग आया था, उसने किया था अनुबंधन पे। तो मानव के तर्क चिंतन मनन जैसे विवेक जैसे कार्यों को अवहेलना मानव को यांत्रिक बना दिया है। सरल विषय वस्तु तक सीमित है, परंतु कठिन विषय वस्तु के लिए संभव है नहीं है। स्थायी अधिगम नहीं होता, अस्थायी अधिगम, जबकि अधिगम तो वैसे होता ही अस्थायी है। गहन विचार श्रृंखला के लिए भी अनुपयोगी है, क्योंकि गहन विचार श्रृंखला तब होगी जब व्यक्ति में तर्क चिंतन मनन होंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगली बात से, शैक्षिक महत्व क्या है इस सिद्धांत के। शैक्षिक महत्व की अगर हम बात करें, अक्षरों का विन्यास करना, अक्षरों का अर्थ समझना, अक्षरों का विन्यास, अक्षरों का अर्थ समझना। वर्णमाला के अंदर देखा होगा, एक तरफ कै लिखा होता है, दूसरी तरफ है कबूतर का निशान, एक तरफ ख लिखा है, दूसरी तरफ है खरगोश लिखा है, एक तरफ गय लिखा है, एक तरफ है गमला लिखा है। इसका मतलब वर्णमाला शिक्षण जब हमें सिखाई जाती है तो किसके अकॉर्डिंग, पावलो के अनुसार। आधारभूत गणितीय चिन्हों को सिखाना, जैसे आपके सामने आपने देखा होगा किताबों में, छोटी स्कूलों की किताबें होती हैं, एक पेंसिल बना रखी है, ऐसे क्या बना रखी है, कहें पेंसिल, और इधर एक लिख दिया, फिर एक पेंसिल लिख दी, और आगे क्या लगा दी, दो पेंसिल। बच्चों का कितनी पेंसिल, एक, ये कितनी पेंसिल, एक, फिर ये कितनी हो गई, बोले दो, है ना। ऐसे जोड़ना सिखाते हैं कि नहीं छोटे बच्चों को। तो ये पावलो का ही सिद्धांत काम में आ रहा है। भाषा व्याकरण हेतु उपयोगी है, भाषा व्याकरण उपयोगी, और सुलेख हेतु या पशुओं को प्रशिक्षण देने में, जैसे डमरू की ताल पे बंदर का नाचना। अपनी मम्मा गाय को बोलती है, गाय को विशेष ध्वनि लगाती है तो गाय का राम महाना गाय आ जाती है। जैसे अपन पानी पिलाते हैं गाय को, छे छे करते हैं, भैंस को भू भू करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं, हाँ, और कान उठाती है तुरंत, वो उठाती कि नहीं, है ना। तो पशुओं के प्रशिक्षण में भी क्या है, शायद अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति, अच्छी आदतों का निर्माण है। ये बातें कौन कहता है, वाटसन। तो वाटसन ने भी बात तो किसकी की है, पावलो की सिद्धांत की बात आगे की है। धनात्मक है मनो, हाँ, पावलो वाले सिद्धांत पे ही तो उसने प्रयोग किया था अनुबंधन का। किसने, वाटसन ने। उसने कह दिया कि भय, घृणा, प्रेम, अच्छी आदतों का निर्माण अनुबंधन से किया जा सकता है, जबकि अनुबंधन के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन है, पावलो है, इवान पेट्रोविच पावलो है। धनात्मक मनोवर्ती, अच्छी आदतों का निर्माण, सामाजिक वातावरण के अंदर सामंजस्य स्थापित करना, सर्वेदर से सामग्री पे बल दिया जाता है और क्रियाशीलता को बढ़ावा देने पर बल देता है। साथ ही साथ ये सिद्धांत क्रियाशीलता पर आधारित है और क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। पता नहीं ये एग्जाम्पल आ सकता है, आने वाला है। अंधविश्वास से मुक्ति, ये भी हो सकता है, और एक अच्छा ये दो एग्जाम्पल, क्रियाशीलता को बढ़ावा देना या क्रियाशीलता पर आधारित। कल हम चर्चा करेंगे क्रिया परसु सिद्धांत स्किनर की।